जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों का 9 फरवरी को होने वाले साइंस यानी कि विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए VBA सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत ही VBI है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो से पहले मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाला वीडियो भी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा हमारा जो सोशल साइंस का एग्जाम हो चुका है, तो उसमें हमारे वीडियो से बहुत सारे प्रश्न भिड़े थे या फिर पूछे गए थे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी आपका जो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है वह है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर लिखना है बहुत ही संक्षेप में कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी दिशा एवं गति में परिवर्तन होता है और विभिन्न माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रकाश की दिशा में हुए परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या अर्थ है या फिर इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं। इसका उत्तर बिल्कुल इसी ढंग से संक्षेप में लिखना है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो और भी VBI है, जिसमें पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। ये आसान प्रश्न है और बहुत सारे छात्र जो हैं आसान समझ करके छोड़ देते हैं और परीक्षा में आता है तो उनका जो है ये छूट जाता है। तो आप लोग जो है इसका उत्तर जरूर याद करके रखिएगा। और इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर, दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इधर लिखना है निकट दृष्टि दोष और दाएं लिखना है दूर दृष्टि दोष। और पहले पॉइंट में इसमें लिखना है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, और वहीं पर जिसको दूर दृष्टि दोष होता है तो उसको दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। तो ये पहला अंतर है। इसका दोस्तों दूसरा अंतर है कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। समझ रहे हैं, निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, बल्कि निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। और वहीं पर इधर जो दूसरा पॉइंट में लिखना है कि इसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने दो अंतर अभी तक देख लिया है, निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में। और वहीं पर दोस्तों आगे जो दिया गया है कि इन दोषों को किसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है, समझे। और वहीं पर जो दूर दृष्टि दोष होता है तो उसको उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो प्रश्न पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो इसको हम लोग इसी तरह से बॉक्स बना करके लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसका दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व ही क्यों हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व ही क्यों हैं, तो इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखेंगे कि प्रथम आवर्त का अर्थ कक्षा की संख्या 1 है। कक्षा 1 में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आयात परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु क्रमांक 2 वाले तत्व ही रह सकते हैं। इसीलिए प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व रहते हैं। कौन कौन, तो वह है आपका हाइड्रोजन यानी कि H और वहीं पर हीलियम यानी कि He। इसका संकेतक चिन्ह ये है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें पूछा गया था कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व ही क्यों है, तो उसका कारण यही है। इसका दोस्तों आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि बीजाणु जनन की क्रिया को समझाएं। बीजाणु जनन की क्रिया को समझाना है। यह आपका बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है, या अथवा इसका जो पूछा जाएगा कि बीजाणु जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। ये जो है प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि बीजाणु जनन एकल जीवों में काफी अधिक पाए जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि है और इस विधि में एक साथ कई जीवाणु
जीवाणु विकसित होते हैं जो बीजाणु धानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं और वहां वे पुनः अनेक जीवों को उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है और ऐसे में कुछ जीवाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी स्पीसीज का अस्तित्व बना रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी बहुत ही अच्छे ढंग से देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जैव भू रसायन चक्र क्या है। जैव भू रसायन चक्र क्या है, कोई दो उपयुक्त उदाहरण दें। यहां पर जो है जैव भू रसायन चक्र के बारे में लिखना है और इसका उदाहरण भी देना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भूमि में पाए जाने वाले रसायन जो अवशोषित होकर पौधों में पहुंचते हैं उनसे तरह तरह के यौगिकों का संश्लेषण होता है जिन्हें जैव रसायन कहते हैं। और आगे लिखना है कि ये रसायन आहार श्रृंखला के माध्यम से चक्रीय पथ में भ्रमण करते हैं और जीवधारी की मृत्यु के पश्चात जैव अपघटन के प्रक्रम द्वारा पुनः भूमि में पहुंच जाते हैं और इसे जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण में लिखना है जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, आहार चक्र आदि। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस पांचवें प्रश्न के उत्तर को देखा जिसमें पूछा गया था कि जैव भू रसायन चक्र क्या है, कोई दो उपयुक्त उदाहरण दें। तो इस तरह से इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है। इसका दोस्तों आपका छठा प्रश्न है कि संसाधन प्रबंधन क्या है। संसाधन प्रबंधन क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संसाधन प्रबंधन एक कार्य योजना है जिसका उद्देश्य संसाधनों के अत्यधिक दोहन को नियंत्रित करना, संसाधनों का संरक्षण करना तथा आम लोगों को संसाधनों से होने वाले लाभों को उपलब्ध कराना आदि है। इसके बाद आगे लिखेंगे कि संसाधन प्रबंधन में अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक लाभों को ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया कि संसाधन प्रबंधन क्या है और ये कैसे किया जाता है, इससे क्या लाभ है। ठीक है, इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो देखिए, दिया गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हम लोग रात में अगर आसमान की ओर देखें और आसमान साफ हो और तारे नजर आते हैं तो वो जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो इसका क्या कारण है, तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि तारे से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती है तो प्रकाश की किरणों में अपवर्तन होता है, क्योंकि वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व एवं ताप लगातार बदलता रहता है जिससे वह विरल एवं सघन माध्यम का कार्य करते हैं और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, इसीलिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि रात में जो हम लोग तारे देखते हैं तो टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्यों, तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है और भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होने पर थायरोक्सिन का संश्लेषण नहीं हो पाता है और इसकी कमी से गॉइटर नामक रोग होता है जिसे घेंघा रोग के नाम से भी जाना जाता है और इस रोग में गर्दन की नली फूल जाती है और आयोडीन जल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। आगे लिखना है कि जिस क्षेत्र के जल में आयोडीन की कमी होती है उस क्षेत्र के निवासियों में यह बीमारी अधिक दिखाई पड़ती है और यही कारण है कि आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग क्यों करना चाहिए, इसकी सलाह क्यों दी जाती है और आयोडीन के कमी से कौन सा बीमारी मनुष्य में होता है। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है और आमतौर पर सौर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में सौर सेल को प्रदूषण मुक्त माना जाता है, लेकिन वास्तव में सौर सेल से भी वातावरण प्रदूषित हो जाती है क्योंकि यह अधिक मात्रा में
अवरक्त किरणों को प्राप्त करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया, जिसमें देखा कि कोई भी ऊर्जा का जो स्रोत है वो प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है ना, और उसके बारे में इस तरह से लिखना है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि एक ही वर्ग के सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्यों, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हम लोगों को लिखना है कि एक वर्ग के सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसीलिए सबों की संयोजकता समान होती है, और संयोजकता समान होने के कारण गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि पारितंत्र में अपमार्जकों यानी कि अपघटकों की क्या भूमिका है। पारितंत्र में अपमार्जकों या फिर अपघटकों की क्या भूमिका, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, जिसका उत्तर हम लोग को लिखना है कि किसी पारितंत्र में उपस्थित जीवाणु और कवक जैसे मृत जीवी सूक्ष्म जीवों को अपमार्जक कहा जाता है, और अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं और ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और मिट्टी से ये पदार्थ पौधों में चले जाते हैं, जिसे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और इस प्रकार अपमार्जक पारितंत्र एवं यहार तंत्र को संतुलित करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि पारितंत्र में अपमार्जकों या फिर अपघटकों की क्या भूमिका है, वो कैसे काम करते हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत में ह्रास क्यों हो रहा है और इसके क्या दुष्प्रभाव हैं। ओजोन परत का ह्रास क्यों हो रहा है, क्षय क्यों हो रहा है और इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशामक युक्ति तथा एरोसोल स्प्रे में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC होता है, और विश्व में इन चीजों के अत्यधिक उपयोग के कारण वायुमंडल में CFC की मात्रा बढ़ जाती है, और CFC वायुमंडल के ऊपरी सतह जिसे ओजोन परत कहते हैं वहां जाकर ओजोन से प्रतिक्रिया कर इस परत को पतला बनाता है, और इसे ओजोन अपक्षय या ह्रास कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। इसका दोस्तों इसी में आगे जो लिखना है हम लोगों को कि ओजोन परत के अपक्षय के दुष्प्रभाव, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो 5-5 नंबर वाला होगा, समझ रहे हैं। तो इसका दुष्प्रभाव क्या है, तो दोस्तों इसका आगे लिखना है कि ओजोन परत सूर्य प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण को परावर्तित कर वायुमंडल में घुसने से रोकती है, और ओजोन परत में ह्रास के कारण अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक आने लगती है, और यह किरण जीवों के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिप्रद होती है। ठीक है, और इसके कारण क्या है, तो देखिए पहला जो होता है इसका दुष्प्रभाव त्वचा कैंसर होता है ना, स्किन कैंसर। दूसरा में आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है। तीसरा में शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता घट जाती है, और चौथा में आनुवांशिक रोग आदि होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ओजोन परत का अपक्षय क्यों हो रहा है और ओजोन परत के अपक्षय के क्या दुष्परिणाम पड़ रहे हैं लोगों पर, जीवों पर, समझ रहे हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि पर्यावरण मित्र व्यवहार के 3 उदाहरण दें। पर्यावरण मित्र व्यवहार के 3 उदाहरण दें। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है, पहला उदाहरण, प्लास्टिक के थैलों की जगह कपड़े के थैले का प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण मित्र उसको कहते हैं जो पर्यावरण को अपना दोस्त मानते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, समझ रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण को बचाते हैं। तो इसका पहला है कि पर्यावरण मित्र व्यवहार के जो पहला उदाहरण है, प्लास्टिक के थैलों की जगह कपड़े के थैले का प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक का जो थैला होता है उससे जो है पृथ्वी में जो पानी है बरसता है तो सोख नहीं पाता, या फिर नदी नाला सब जाम हो जाता है। इसका दोस्तों दूसरा उदाहरण देना है कि जरूरत न होने पर बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना चाहिए। जरूरत हो तभी स्विच दे करके ऑन करके रखना है। स्कूल भी अगर आप लोग जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को स्कूल का बल्ब जरूरत हो तभी जलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जला करके घर आ जाएंगे और रात भर जलते रहता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा जो उदाहरण है कि स्कूल या ऑफिस पैदल जाना, यानी कि गाड़ी इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। गाड़ी का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है, ये कहा गया है इसमें, समझ रहे हैं। पैदल चलने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। आप लोगों को इससे
वाले एक प्रश्न का उत्तर बताया गया है, जिसमें दिया गया था कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जिसमें आपका पृथ्वी है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, साथ ही साथ मंगल ग्रह इत्यादि हैं, शुक्र ग्रह हैं। तो ये आपका टिमटिमाते क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि ग्रह तारे की अपेक्षा पृथ्वी से नजदीक हैं और इसीलिए यह बड़ा दिखाई देते हैं। और ग्रह बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह माना जाए तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होता है और इसीलिए ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो अंतर स्पष्ट करने वाला है, जिसमें दिया गया है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। ये आपका कहा जाए तो रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए, क्या अंतर है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, जिसमें बाएं तरफ लिखना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दाएं तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसका उत्तर इसी तरह से बॉक्स बना करके लिखना है, ठीक है। और इसमें पहला अंतर लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि इसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहते हैं, ठीक है। इधर पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या फिर त्रिबंध रहता है, ठीक है। इसका इधर लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि ये कम क्रियाशील होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं, और वहीं पर यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये जो है अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट इधर लिखेंगे कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है। और इधर लिखेंगे कि इसमें द्विबंध वाले का रसायन वाले का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और त्रिबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 3 अंतर को देखा है। इसका दोस्तों चौथा अंतर है कि इसे एल्केन कहते हैं, ठीक है, और इधर इसे एल्किन एवं एल्काइन कहते हैं, ठीक है। इसका 5वां में इसका प्रथम सदस्य मेथेन है यानी कि CH4, और वहीं पर इसका प्रथम सदस्य क्रमशः एथीन यानी कि C2H4 एवं एथाइन यानी कि C2H2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया, जिसमें आपका पूछा गया था कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1 2 3 4 5 अंतर को हम लोगों ने लिखा। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में होगा 5 नंबर वाला में, ठीक है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि हमारे शरीर में एड्रीनेलिन हार्मोन किस प्रकार कार्य करता है, बताइए। हमारे शरीर में एड्रीनेलिन हार्मोन किस प्रकार कार्य करता है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि एड्रेनालिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है यानी कि निकलता है, और यह सीधे रक्त में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है और यह हृदय को प्रभावित करता है, जिसमें हृदय की गति तेज हो जाती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और श्वसन दर तेज हो जाती है और पेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, और इन परिवर्तनों के कारण हमारा शरीर यह सामान्य एवं संकटग्रस्त परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस 16वें प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें पूछा गया था कि हमारे शरीर में एड्रीनेलिन या फिर एड्रेनालिन हार्मोन किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। हम लोग ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं तो उस और क्यों ध्यान दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि अभी हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग अधिकतम रूप में करते हैं। जीवाश्म ईंधन का मतलब है पेट्रोलियम का, कोयला का, इन सारे चीज़ों का। और आगे लिखना है कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण जटिल एवं बहुत लंबी प्रक्रिया से होता है और आज के इस वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीक के बढ़ते कदम में लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है और इसीलिए परंपरागत स्रोतों पर आश्रित रहना संभव नहीं है। अतः हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है।
तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपका जो साइंस यानी कि विज्ञान का बोर्ड एग्जाम होना है 9 फरवरी को, तो उसको लेकर के जो बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न थे जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, तो उसका उत्तर हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा। और दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भिड़ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसका उत्तर आप लोग आज जरूर रखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद आपका और भी एक सेट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों वाला अपलोड करूंगा, और अगर आप लोगों का इच्छा होगा तो और भी 2-3 सेट भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाला भी सेट इससे पहले अपलोड किया हूं, इसके बाद भी अपलोड करूंगा। तो आप लोग अगर सभी वीडियोज को देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में लगभग देखा जाए तो 70 से 80% प्रश्न आप लोगों का यहां से भीड़ सकता है इस यूट्यूब चैनल से, समझ रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा सोशल साइंस में हमारे दिए हुए वीडियो से बहुत सारे प्रश्न भीड़े थे, सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव में, समझ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो था, और ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को पूरा एग्जाम भर हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।